हेलो फ्रेंड्स। सो आज हम जो बात करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं एंगल ऑफ रिपोज कि एंगल ऑफ रिपोज क्या होता है। सो सबसे पहले बात करते हैं डेफिनेशन की कि डेफिनेशन क्या है। एंगल ऑफ रिपोज इज डिफाइंड एज द एंगल ऑफ द इंक्लाइंड वर्ड इज द इंक्लाइंड प्लेन एट विच द बॉडी प्लेस्ड on it just begin to slide. That is a basic definition of the angle of repose. अब समझने की कोशिश करते हैं कि एंगल ऑफ रिपोज है क्या। ठीक है, समझाने के लिए मैंने आप यहाँ पे एक डायग्राम बनाई हुई है। ठीक है, उसी डायग्राम को मैं फिजिकली यहाँ पे दिखाता हूँ। मेरे पास ये कोई टू सरफेसेस हैं। ठीक है, प्लेन मूवमेंट पे है। प्लेन मूवमेंट पे हमने पहले पढ़ा है कि अगर ये बॉडी इस सेकंड बॉडी पे प्लेस्ड है तो ये बॉडी एक वेट जनरेट करेगी, वो डाउनवर्ड डायरेक्शन की तरफ होगा। कितना होगा? इसके वेट के बराबर। मान लेते हैं इसका वेट मास कितना है, m है, तो वेट कितना लगेगा, mg। ठीक है, बट सिचुएशन यहां से थोड़ी सी चेंज है। यहां हमने बात की द इंक्लाइंड प्लेन और यहां पे भी हमने एक इंक्लाइंड प्लेन दिखाया हुआ है एट द एंगल थीटा। सो सिचुएशन थोड़ी सी चेंज है, थोड़ी सी क्रिटिकल है, लिटिल बिट डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, बट कोशिश करते हैं समझाने की। हमारे पास ये प्लेन है, दो सरफेसेस आपस में कांटेक्ट में। हम थोड़ा सा एंगल बढ़ाना शुरू करते हैं इसका सरफेस का। हमने एंगल को टिल्ट करना शुरू किया। एक पॉइंट ऐसा आएगा जिस पॉइंट के ऊपर फर्स्ट बॉडी, अपर बॉडी जो है विच इज लाइंग ऑन द सरफेस, इट स्टार्ट मूविंग और इट जस्ट बिगिन टू स्लाइड। That angle is called as an angle of repose. Clear? अब यहाँ पे जो फोर्सेस लगेंगे वो किस तरह से लगेंगे वो थोड़ा समझ लेते हैं। हमने यहाँ पे एक बॉडी रखी है एक एंगल के ऊपर, एक एंगल पे हमने एक बॉडी रखी है कुछ इस तरह से। ठीक है, इस तरह से किसी पर्टिकुलर एंगल पे बॉडी हुई जिसको मैंने कुछ इस तरह से डिफाइन किया है एट पर्टिकुलर एंगल पे। अब सेंटर ऑफ ग्रेविटी से इस बॉडी के ऊपर जो ग्रेविटेशनल वेट लगेगा, फोर्स लगेगा, वो कितना लगेगा, mg, जिसको मैंने यहाँ डिफाइन कर दिया है mg। क्लियर? नेक्स्ट थिंग इज दी नॉर्मल रिएक्शन। नॉर्मल रिएक्शन किस तरह से लगेगी? नॉर्मल रिएक्शन में जनरली हम कंफ्यूज होते हैं। हम क्या करते हैं, नॉर्मल रिएक्शन कुछ इसी के परपेंडिकुलर, इसी mg के परपेंडिकुलर स्ट्रेट लाइन पे नॉर्मल ड्रॉ कर देते हैं। वहीं पे हम मिस्टेक करते हैं और वहीं पे हम थोड़ा सा प्रॉब्लम फेस करते हैं इसको समझने की। एक की पॉइंट याद रखना कि नॉर्मल रिएक्शन जो होती है उसका नाम ही नॉर्मल है और वो लगती कब है, वो लगती है नॉर्मल टू दी सरफेसेस इन दी कॉन्टेक्ट। सरफेस इन दी कॉन्टेक्ट कौन सा है? एक तो बॉडी है, दूसरा इंक्लाइंड प्लेन है। तो इस इंक्लाइंड प्लेन और बॉडी में जो सरफेस ऑफ कॉन्टेक्ट है इसके परपेंडिकुलर नॉर्मल रिएक्शन लगेगी। तो नॉर्मल रिएक्शन अगर इस तरह से है, अगर ये इंक्लाइंड प्लेन कुछ इस तरह से है तो नॉर्मल रिएक्शन कुछ ये लगा। क्लियर? जिस तरह से मैंने बॉडी में दिखाया हुआ है। क्लियर? अब नॉर्मल रिएक्शन इस तरह से है तो इसका जो mg का जो कंपोनेंट है, वन कंपोनेंट है, वो डिफाइन होगा सेम मैग्नीट्यूड पे ऑपोजिट डायरेक्शन में, जिसे हम बोलते हैं mg cos थीटा। mg cos थीटा। क्लियर? एंड दिस mg cos थीटा इज इक्वल्स टू दी r। ठीक है, ये एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे मैग्नीट्यूड के अकॉर्डिंग। इक्वल एंड ऑपोजिट है, न्यूटन थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग है। ठीक है, रीजन ये है कि अगर कोई बॉडी इंक्लाइंड प्लेन पे है और इंक्लाइंड प्लेन पे यहाँ पे स्टैटिक पोजीशन पे है तो उसके ऊपर वेट पुश कर रही है, लेकिन वो इंक्लाइंड प्लेन नीचे की तरफ थोड़ी आ रहा है। वही सरफेस उसको उतना ही पुश बैक ऊपर डायरेक्शन में दे रहा है, जिसको हम बोलते हैं नॉर्मल रिएक्शन। और वो नॉर्मल रिएक्शन किसके बराबर हुई? वो बराबर हुई mg cos थीटा के बराबर हुए। क्लियर? वन थिंग। सेकेंड कंपोनेंट ऑफ दिस mg इज अलोंग दिस डायरेक्शन विच इज कॉल्ड एज ए mg sin थीटा, which is called as a mg sin theta। क्लियर? और यही फोर्स जो है, यही कंपोनेंट जो है, इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्लाइडिंग ऑफ द बॉडी टूवर्ड दिस डायरेक्शन। ए बॉडी इज मूविंग दिस डायरेक्शन, अगर बॉडी इस डायरेक्शन में मूव कर रही है तो फ्रिक्शनल फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगा? इस डायरेक्शन में लगेगा।
जब बॉडी रेस्ट पोजीशन पे है, मींस बॉडी स्लाइड नहीं किया, उस वक्त का मीनिंग क्या? उस वक्त का मीनिंग ये कि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज इक्वल टू दिस कंपोनेंट. Force of friction is equals to this component. This component means we are talking about F equals to mg sine of theta. Clear? Second, normal reaction is equals to the mg cos theta. mg cos theta. Divide both the equation. F upon r. mg cancel out, it come out to be tan of theta. Here, if you remember the law of limiting friction, which signifies if you remember the law of limiting friction, which is means force of friction is directly proportional to the r. If you remove the constant of proportionality, it come out to be F equals to mu r, where mu is the coefficient of friction. If you correlate the equation, it come out to be mu equals to tan of theta. That means angle of repose is nothing but the theta of tan inverse mu. This is the derivation of the angle of repose. Clear? So ये सारी बेसिक सी स्टोरी है आपकी एंगल ऑफ रिस्पॉन्स के रिगार्डिंग. यहाँ एक छोटी सी चीज बात समझने वाली है, वो है दिस एंगल. ये एंगल थीटा कैसे है, इसको मैं थोड़ा सा समझा देता हूँ. अगर हमारा एंगल ऑफ इंक्लिनेशन ये थीटा है, अभी इस पिक्चर को थोड़ा सा सिंपल करते हैं. मैं यहाँ पर ड्रॉ कर दिया, ठीक है. अगर हमने यहाँ पे ए बी सी डी कुछ पैरामीटर ले लिए, सेम डायग्राम है. अगर ये एंगल थीटा है, ये एंगल परपेंडिकुलर है 90 डिग्री का है. दैट मीन्स कि इसका ये एंगल कितना हुआ? ये हुआ 90 माइनस थीटा. ये एंगल कितना हुआ? 90 माइनस थीटा. क्लियर? वहीं पे हमने ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किया था, नॉर्मल रिएक्शन परपेंडिकुलर ड्रॉ था. तो यहां से लेके यहां तक mg cos थीटा तक एंगल कितना हुआ? 90. एंगल कितना हुआ? 90. सो रिमेनिंग एंगल शुड बी थीटा ओनली. सो रिमेनिंग एंगल, दैट मीन्स दिस BCD will be theta. So that's why we have written here theta. So that is the basic need. वैसे हम लोग इसको बड़े प्यार से याद भी रख लेंगे, हमें भूलेगा नहीं, लेकिन फिर भी मैंने यहाँ पे रिकॉल कर दिया कि ये थीटा आया क्यों. क्लियर? सो अगेन, एंगल ऑफ रिपोज इज डिफाइंड एज द एंगल ऑफ द इंक्लाइंड प्लेन एट विच बॉडी प्लेस्ड ऑन इट जस्ट बिगिन टू स्लाइड. मीन्स वो वाला एंगल जिस एंगल के ऊपर बॉडी जस्ट स्लाइड करना शुरू कर देती है, उस एंगल को हम बोलते हैं एंगल ऑफ रिपोज. Thank you very much. If you like the video, hit on the subscribe button and one like please. And thank you very much. Have a nice day.